आप लोगों का जो पेपर है बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो SEC पेपर है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स, तो ये उसकी क्लास है। और आज हम लोग आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स में डिस्कस करेंगे जो आपका पहला यूनिट है। पहला यूनिट में भी पर्टिकुलरली विल बी डिस्कसिंग अबाउट आर्काइव्स, जिसको अभिलेखागार कहा जाता है या पूरा लेखागार कह सकते हैं हिंदी में। तो आर्काइव्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्काइव्स, दैट इज अभिलेखागार। और हमारा जो क्लास है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के मिक्स मीडियम में चलेगा। विल बी फॉलोइंग अ मीडियम दैट इज अ मिक्स ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि हमारे साथ इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं। ड्यूरिंग द क्लास हम लोग पहला 40 से 45 मिनट लेक्चर के लिए रखेंगे और लास्ट 10-15 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। दिस इज द पैटर्न दैट वी वुड बी फॉलोइंग। द फर्स्ट 40 to 45 minutes would be for lecture and last 10-15 minutes would be for question answer session। तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा। और आपके यदि कोई सवाल आते हैं, कोई सवाल हैं आपके, तो we will be dealing with that in the last 10-15 minutes। तो without any further delay, let's begin our discussion on archives and museums। archives and museums में भी हम लोग को बात करना है about archives। आज अभिलेखागार के बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि what is an archive? archive क्या है? First, we must know this। okay? तो archives बेसिकली क्या है? archive एक ऐसा जगह है जहां पे हम लोग देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको फिजिकल फैसिलिटी में रखा जाता है। जो पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको एक जगह एक फिजिकल फैसिलिटी में रखा जाए। और आर्काइव्स हम लोग देखते हैं कि जो इतिहास लिखा जाता है उसमें जो प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स स्टडी किए जाते हैं वो सारा कुछ आर्काइव्स में मिलता है। तो रफली यदि हम लोग कहें तो दिस इज व्हाट इज आर्काइव। तो आज की क्लास में हम लोग को बात करना है कि आर्काइव क्या है, कैसे डेवलप करता है, आर्काइवल रिकॉर्ड्स जो है उनके बारे में इतिहास लिखा जाता है उसमें जो प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स स्टडी किए जाते हैं वो सारा कुछ आर्काइव्स में मिलता है। तो रफली यदि हम लोग कहें तो दिस इज व्हाट इज आर्काइव। तो आज के क्लास में हम लोग को बात करना है कि आर्काइव क्या है, कैसे डेवलप करता है, आर्काइवल रिकॉर्ड्स जो है उनके बारे में जानना है कि आर्काइव्स में किस तरह के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, कौन सा रिकॉर्ड कब किस पोजीशन में आ जाता है कि वो कहा जा सके कि अब वो आर्काइव्स का हिस्सा बन सकता है। तो इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, जैसा कि हम आपको बताएं कि जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को एक फिजिकल फैसिलिटी में कलेक्ट करके रखा जाए, दैट इज आर्काइव। ओके, बट ये टर्म जो है आर्काइव, ये आता कहाँ से है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ दिस टर्म? तो हम लोग देखते हैं कि आर्काइव जो वर्ड है उसका ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड है आर्कियन। एक ग्रीक वर्ड है आर्कियन, वहां से ये आर्काइव वर्ड का ओरिजिन होता है। ओके, और ये जो ग्रीक वर्ड है और आर्कियन, इसके 2-3 मीनिंग्स हैं। पहला इसका मीनिंग है ओरिजिन, दूसरा इसका मीनिंग है पावर, सॉवरेंटी, किंगडम, एम्पायर, तीसरा इसका मीनिंग है मैजिस्ट्रेसी ऑफिस। तो ये डिफरेंट इसके कोनोटेशंस हैं। पहला डेफिनेशन जो है ओरिजिन वाला, जिसमें हम लोग देखते हैं, उससे हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट वर्ड जो है वो वहीं से ओरिजिनेट करता है। जो सेकंड डेरिवेटिव है इसका, जहां पे हम लोग देखते हैं कि पावर, सॉवरेंटी, रियाम, किंगडम, एम्पायर, ये सारा कुछ इससे मतलब होता है। तो इस सेकंड डेरिवेटिव से हम लोग देखते हैं कि आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर या आर्च बिशप, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इससे डिराइव होते हैं। दिस बेसिकली मींस चीफ बिल्डर। और तीसरा सेट ऑफ डेरिवेटिव्स जो है जिसमें हम लोग इसको मैजिस्ट्रेसी ऑफिस से रिलेट करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसी से ये वर्ड जो आर्काइव है उसका उद्भव होता है, उसका जन्म होता है। और ग्रेजुअली और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं कि आर्काइव वर्ड जो है वो बहुत बार यूज होता है, उसका मायने और उसका मीनिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहता है। और रूट वर्ड जो है यहाँ आर्काइव्स में वो है आर्च। और बेसिकली ये बताते हैं कि ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे फिजिकल रिकॉर्ड्स को स्टोर किया गया है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को स्टोर किया गया है, ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को रखा गया, या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, सर्विस करने के लिए रखे हुए हैं। मॉडर्न टाइम्स में यदि देखें तो फोकस जो है यहाँ पे आर्किविस्ट के ऊपर है, आर्काइव के ऊपर उतना फोकस नहीं है। और बेसिकली आर्काइव में रहता क्या है? आर्काइव में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रहते हैं, जैसा कि हम आपको बताएं, लेकिन ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं क्या? व्हाट आर दीज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स? तो हम लोग देखते हैं कि वैसे रिकॉर्ड्स जो किसी गवर्नमेंट एजेंसी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन
कोई फैमिली या फिर कोई इंडिविजुअल, उनके द्वारा जो भी रिकॉर्ड्स प्रिजर्व किया गया और लेजिटिमेट सक्सेसर्स को फिर वो दिया गया, और उन रिकॉर्ड्स के थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चले, उसके फंक्शनिंग के बारे में पता चले, उसके पॉलिसीज के बारे में पता चले, उसके डिसीजंस के बारे में पता चले, उसके ऑपरेशंस या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में पता चले, तो वैसे रिकॉर्ड को हम लोग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कहते हैं। लेकिन सही मायने में देखें तो ये बहुत ही एक नैरो डेफिनेशन है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का। हम लोगों के लिए आर्काइव या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए वो सारा कुछ है दैट इज अ पार्ट ऑफ द पास्ट। जो भी चीज पास्ट का पार्ट है, जो भी चीज भूतकाल का पार्ट है, दैट इज अ काइंड ऑफ आर्काइव फॉर अस, दैट इज अ काइंड ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड फॉर अस। चाहे वो कोई पुराना मैन्यूस्क्रिप्ट हो, कोई कॉपर प्लेट हो, कोई डायरी हो, कोई डिफरेंट टाइप का इंस्क्रिप्शन हो, एवरीथिंग कैन कंस्टिट्यूट अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि आर्काइव्स में सारा कुछ जो है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के रूप में नहीं आता है। ओके, तो हम लोग इस चीज पे आगे डिस्कशन करेंगे अभी कि किस तरह से कौन से मटेरियल को आर्काइव्स में कंसीडर किया जाए, कौन से मटेरियल को नहीं किया जाए, ये सारा कुछ आज हम लोगों के चर्चा का विषय रहेगा। ओके, तो हम लोग देखें कोई भी रिकॉर्ड है, मान लीजिए कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, वो 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहला स्टेज है जिसको करेंसी स्टेज कहते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड द करेंसी स्टेज। तो करेंसी स्टेज में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी लॉ है, उसको पास किया गया, या कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो क्रिएशन होता है उस डॉक्यूमेंट का। तो पहले ये देखा जाएगा कि उस डॉक्यूमेंट का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो डेली प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें उस डॉक्यूमेंट का कुछ काम है या नहीं है। जिस पर्पस के लिए उसको ओरिजिनली क्रिएट किया गया उस डॉक्यूमेंट को, उस पर्पस को वो सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो इसका मतलब है कि दैट डॉक्यूमेंट इज स्टिल इन करेंसी, वो डॉक्यूमेंट अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये उसका पहला स्टेज है जिसको करेंसी स्टेज कहा जाता है। सेकेंड स्टेज यदि देखें तो सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड दी सेमी करेंसी स्टेज। सेमी करेंसी स्टेज में क्या होता है, लोग कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए पुराना हो गया तो लोग उसको देखेंगे कि वो इस्तेमाल में है या नहीं है। यदि ये इस्तेमाल में नहीं है तो उसको कितने दिन तक रखना है, बार बार उसको री एग्जामिन किया जाएगा कि कुछ स्टिपुलेटेड पीरियड तक उसको यूज करना है। हो सकता है कि उस डॉक्यूमेंट से कुछ यूजलेस मटेरियल को, वैल्यूलेस मटेरियल को हटा दिया जाए, कुछ दूसरे फॉर्म में उस डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व किया जाए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक सेमी करेंसी स्टेज होता है जहां पे हम लोग देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो है उसका क्या पर्पस है, वो कहां तक सर्व कर रहा है काम को। ठीक है, तीसरा स्टेज जो है वो फाइनल स्टेज है जिसको आर्काइवल स्टेज कहते हैं। आर्काइवल स्टेज में क्या है कि ये जो सेमी करेंसी स्टेज था उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो है वो आर्काइवल स्टेज में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है, ये जो सेमी करंट फाइल्स हैं, ये अब एक्टिव नहीं है, उनका कोई वैसा अब इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है। उस डॉक्यूमेंट से, उस दस्तावेज से एडमिनिस्ट्रेशन को अब काम नहीं है। तो अब वो दस्तावेज जो है वो आर्काइव में ट्रांसफर किया जा सकता है, आर्काइव्स में उसको रखा जा सकता है। तो ये जो आर्काइवल स्टेजेस यदि देखें, चाहे वो करेंसी स्टेज हो, सेमी करेंसी स्टेज हो या फिर आर्काइवल स्टेज हो, तीनों में यदि देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो है कि ये जो डॉक्यूमेंट है उसका उसके क्रिएटिंग एजेंसी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, कि उस दस्तावेज को जो क्रिएट कर रहा है वो उस दस्तावेज का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। इसी पे डिपेंड करता है कि कोई डॉक्यूमेंट आर्काइव्स में जाएगा या नहीं जाएगा। उस डॉक्यूमेंट में हम लोग देखते हैं उस इंस्टीट्यूशन का जो उसको क्रिएट कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को, उसका पॉलिसी, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजैक्शन, ये सारा कुछ बताया जाता है। तो अल्टीमेटली इसी से हम लोग देखते हैं कि एक पहला मेजर प्रिंसिपल जो है आर्काइव से रिलेटेड, वो इसी से जन्म लेता है कि कोई भी आर्काइवल डॉक्यूमेंट या कोई भी आर्काइव वो एक पर्टिकुलर क्रिएटर का है। इट इज नॉट टू बी इंटरमिंगल्ड विद दोज ऑफ अनदर क्रिएटर। एक डॉक्यूमेंट जहां से मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डॉक्यूमेंट के साथ नहीं मिला सकते हैं। दोनों का क्रिएटर अलग अलग है, दोनों का पर्पस अलग है। तो ये पहला एट्रीब्यूट है आर्काइव का कि इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रिएटर्स जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड एट्रीब्यूट की बात करें तो दूसरा आर्काइव का सेकेंड एट्रीब्यूट यदि कहें, दूसरा फीचर वो है कि उसका एक ऑफिशियल कैरेक्टर होता है। मतलब जो आर्काइव है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका एक ऑफिशियल नेचर है, उसका एक लीगल इफेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आर्काइव्स में जो डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है उसका कुछ लीगल इंपॉर्टेंस रहा है तभी वो वहां पे स्टोर्ड है। तो आर्काइव्स के डॉक्यूमेंट्स को आप कहीं भी ऐसे स्टोर नहीं कर सकते हैं।
उसके लिए एक क्यूरेटर होता है, एक इंसान होता है जिसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो आर्काइव्स के सारे डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से स्टोर करके रखे, सही तरीके से संग्रह करके रखे सारे डॉक्यूमेंट्स का। वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुछ टैंपरिंग ना हो, उसमें कुछ बदलाव ना हो, उसमें कुछ चेंज ना हो। यदि उस डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस हो गया, कुछ टैंपरिंग हो गया, तो फिर वो डॉक्यूमेंट जो है वो आर्काइवल डेटा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है आर्काइव का, वो है उसका यूनिकनेस, कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो स्टोर किया गया है वो अपने आप में एक यूनिक डॉक्यूमेंट है। वो हो सकता है दो एजेंसीज के बीच का ट्रांजैक्शन दिखा रहा हो, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग देखते हैं कि जो एजेंसी उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है उसके साथ उस डॉक्यूमेंट का एक नेवर एंडिंग डायलॉग है, और ग्रेजुअली और नेचुरली हम लोग देखते हैं ये डायलॉग कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी आर्काइव के लिए लागू किए जा सकते हैं। इंडिया में हम लोग देखते हैं कि 1911 में जब कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया जाता है, तो इंडियन रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट जो था, आईआरडी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, आईआरडी जो है वो भी, उसमें भी कुछ चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे ही शिफ्ट ऑफ कैपिटल होता है फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। और हम लोग देखते हैं कि आईआरडी जो इंडियन रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट है वो अल्टीमेटली जो आज नेशनल आर्काइव्स है, जिसको राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है, जो 20 अगस्त 1947 को जिसका जन्म हुआ था, इट वाज क्रिएटेड ऑन 20 अगस्त 1947, वहां उस बिल्डिंग में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और कुछ हिस्टोरियंस हैं जैसे कि पार्था चैटर्जी हैं, सब्यसाची भट्टाचार्य हैं, वो बेसिकली बताते हैं कि जो आर्काइव्स का क्रिएशन था वो एक कॉलोनियल डिस्कोर्स था ओरिएंटलिज्म का, जहां पे हम लोग देखते हैं कि रेस का जो सवाल था, रेस का जो मुद्दा था, उसको काफी हाईलाइट करने का कोशिश किया गया था। और आईआरडी के बनने से पहले ही से हम लोग देखते हैं कि इंडिया में आर्काइवल प्रोजेक्ट्स जो है वो काफी लागू हो चुके थे। और 1770 में ही हम लोग देखते हैं 1770 में बंगाल में एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है। ये प्रोजेक्ट जो है इसका नाम था इंक्वायरीज, और इस इंक्वायरीज में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जिसमें उन सारे सवालों का जवाब खोजने का कोशिश किया जा रहा था। सेकेंड सेट ऑफ रिकॉर्ड्स यदि देखें आर्काइवल रिकॉर्ड्स इंडिया में, तो जो यूरोप का सिविलाइजिंग मिशन था इंडिया में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि यूरोप के लोग जो है वो मानते थे दे हैव अ वाइट मैन्स बर्डन, की जो गोरे लोग हैं उनके ऊपर एक बोझ है कि समस्त विश्व को सिविलाइज करना है, पूरे के पूरे विश्व में गोरे लोगों को छोड़कर, व्हाइट लोगों को छोड़कर सारे लोग अनसिविलाइज्ड हैं, सबको सिविलाइज करना यूरोप का काम है। तो इस कंटेक्स्ट में ही हम लोग देखते हैं बहुत सारे इंपीरियलिस्ट स्कॉलर्स जैसे कि जेम्स मिल थे, चार्ल्स ग्रांट थे, अलेक्जेंडर डाउ थे, जेम्स टॉड थे, ये सारे लोग जो है जहां भी वो रह रहे थे वहां के लोगों के बारे में लिखना शुरू करते हैं, वहां के कल्चर्स के बारे में, वहां के संस्कृति के बारे में, वहां के ट्रेडिशन के बारे में सारे लोग लिखना शुरू करते हैं। तो ये सारा कुछ भी जो है वो हम लोग देखते हैं आर्काइव्स में चला जाता है। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है नीलाद्री भट्टाचार्य। तो नीलाद्री भट्टाचार्य जो है वो भी आर्काइव्स के बारे में लिखते हैं, और वो बताते हैं, उनकी एक किताब है द ग्रेट एग्रेरियन कॉन्क्वेस्ट, उसमें वो बेसिकली बताते हैं कि कैसे मेमोरी जो है वो कैसे हिस्ट्री से प्रिसीड करता है। और वो उसमें बताते हैं कि इनिशियली यदि देखें तो इंडिया में 3 इंटरकनेक्टेड एजेंसीज थे। ठीक है, पहला था थाना, दूसरा था सर्वे जहां पे मैप्स और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रखा जाता था, और तीसरा था लीगल सिस्टम। और इन सारे जगहों से, थाना से, सर्वे से और लीगल सिस्टम से, इन सारे जगहों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया, और उनके बेसिस पे फिर हम लोग देखते हैं कि जो एक रूरल इंडिया था उसको एक विलेज इंडिया बना दिया गया। विलेज इंडिया इसलिए क्योंकि विलेज जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बन गया, और हम लोग देखते हैं कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे के पूरे भारत में एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का यूनिफॉर्मिटी के लिए ये विलेज का क्रिएशन किया गया। वहां से रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट करना है, किस तरह से टाइम रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, किस तरह से पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, तो ये सारा कुछ जो है इसमें रखा जाता था, रिकॉर्ड करके रखा जाता था, और बाद में फिर यही सारा कुछ जो है वो आर्काइव्स बन जाता है। लेटर ऑन हम लोग देखते हैं कि तीसरा सेट ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो ट्रैवल रिपोर्ट्स और सर्वेज से आता है, और इसमें जेम्स रेनल थे एक 1765 में, उनका एक पहला सर्वे जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था। और पहले सर्वे में जेम्स रेनल जो है हम लोग देखते हैं कि वो पेड़ पौधों के बारे में लिखते हैं कि किस तरह के पेड़ पौधे मिल रहे हैं, हिमालय का जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय का जो माउंटेन रेंजेस है उसके बारे में लिखते हैं। तो ये सर्वेज और रिपोर्ट्स के रूप में तीसरा सेट ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो बनता है। तो पहला सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हो गया जो थाना में है, जो सर्वेज में है, और जो लीगल सिस्टम में है। दूसरा यदि हम लोग देखें तो जो
हिस्टोरियंस थे उस समय के, जो इंपीरियलिस्ट स्कॉलर्स थे, वो जो लिख रहे थे उसका ये हिस्सा था। और तीसरा यदि देखें तो जो सर्वे ऑफिस था उसका जो रिकॉर्ड्स था, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में लिखा जा रहा है, नेचुरल फीचर्स के बारे में लिखा जा रहा है, माउंटेन्स के बारे में लिखा जा रहा है, रिवर्स के बारे में लिखा जा रहा है, तो ये तीसरा सेट ऑफ आर्काइव्स बनता है। और इस सर्वेयर्स में यदि देखें तो जेम्स रेनल, विलियम लैम्पटन, कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम और फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, ये सारे लोग जो हैं ये काफी एक्टिव थे। ये सारे लोग भारत के सर्वेयर्स थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो तैयार किए जाते हैं। एक और इंस्टीट्यूशन जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स तैयार करने में काफी मदद करता है वो था पुलिस सिस्टम। जब से फिंगरप्रिंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हम लोग देखते हैं उस समय के बाद से फिंगरप्रिंट्स जो है वो लोगों का रिकॉर्ड किया जाने लगता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है। तो 1891 के पहले से ही हम लोग देखें तो एक तरह से इंडिया में रिकॉर्ड्स जो हैं वो रखे जा रहे थे। लोगों का डेटा, लोगों का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किया जा रहा था। इट वाज नॉट समथिंग दैट हैड स्टार्टेड इन 1891। और 1748 से 1891 तक का यदि फर्स्ट फेज देखें तो उसके पीछे जो लॉजिक था ये सारा रिकॉर्ड्स रखने का, वो था एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इस समय जो एक राइजिंग वेव ऑफ नेशनलिज्म था यूरोप में, उसके बारे में भी देखना, उसके बारे में भी, उस संदर्भ में भी इस चीज को देखना जरूरी है। 1848 के बाद से हम लोग देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का ग्रोथ जो है वो काफी होता है, और जो आर्काइव्स थे वो नेशनलिस्ट फर्वर के सिंबल थे। बेसिकली क्या था, आर्काइव्स में पुराने डेटा, पुराने रिकॉर्ड्स, सब कुछ, पुराने दस्तावेज, सारा कुछ रखा जाता था। तो आर्काइव्स जो है वो स्टेट के द्वारा यूज किया जाता था। इट वाज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ द पास्ट ग्लोरी, आपका जो पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है उसके रूप में आर्काइव के जो डेटा थे उसको देखा जाता था। तो नेशनलिज्म का जो पर्पस है उसको सर्व करने में भी हम लोग देखते हैं आर्काइव्स का एक इंपॉर्टेंट रोल था। और इसी के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि सेकेंड फेज शुरू होता है, और पर्टिकुलरली इंडिया में आर्काइव्स का हिस्ट्री जो है वो भी शुरू होता है। 19th सेंचुरी में यदि हम लोग देखें तो मेडिवल रिकॉर्ड्स थे, रॉयल चार्टर्स थे, इन सबको रखा जाता था। लेकिन नेशनलिज्म के राइज के साथ भी इसको देखने का जरूरत है। और जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया उस समय कॉलोनी था, तो ग्रेजुअली हम लोग देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था उसका मीनिंग भी चेंज करने को हम लोग देखते हैं, उसका मीनिंग भी चेंज करता है। तो 19th सेंचुरी में इंडिया में जब आर्काइवल रिसर्च का शुरुआत होता है, आर्काइव्स का शुरुआत होता है, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ हिस्टोरियंस थे, कुछ ऐसे इतिहासकार थे जो आर्काइवल डेटा पे काफी फोकस करते थे, और वो उन्हीं चीजों को सत्य मानते थे जो बस आर्काइव के डेटा में मिले, आर्काइवल रिकॉर्ड्स में मिले। यदि कोई भी चीज आर्काइवल रिकॉर्ड्स के बाहर है तो उसको वो सत्यापित नहीं कर सकते थे, दे कुड नॉट वाउच फॉर देयर ऑथेंटिसिटी। तो इस टाइप के जो हिस्टोरियंस थे जो बस और बस आर्काइव्स पे फोकस करते थे, और आर्काइव्स को एक हम लोग कह सकते हैं कि दैवीय महत्व देते थे, एक डिवाइन इंपॉर्टेंस उसको देते थे, इस टाइप के हिस्टोरियंस को कहा गया पॉजिटिविस्ट्स। और ये जो हिस्टोरियंस जो थे पॉजिटिविस्ट्स, वो जिस प्रकार का इतिहास लिखते हैं, दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट। अब हिस्ट्री ऑफ द स्टेट क्यों लिख रहे हैं ये भी जानना आवश्यक है। अब आर्काइव्स में बेसिकली क्या है, मान लीजिए नेशनल आर्काइव्स है, तो उसमें वो सारा डेटा स्टोर किया हुआ है जो पिछले सरकारों ने जरूरी समझा कि ये सारे डेटा को स्टोर करना है, ये सारे डेटा को रखना है, तो इसीलिए आर्काइव में वो सारे डेटा है। तो ऑब्वियस बात है कि सरकार वैसे ही डेटा को रखेगा जो उसको फेवर करता हो, क्योंकि इसी आर्काइवल डेटा के बेसिस पे इतिहास लिखा जाना है, इसी के बेसिस पे हिस्ट्री लिखा जाना है। तो द गवर्नमेंट नोज कि यदि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म वाला कोई डेटा रहेगा आर्काइव्स में, तो बाद में गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी होगा हिस्ट्री में। तो इसीलिए आर्काइव जो है दैट इज द वॉइस ऑफ द स्टेट। हम लोग कह सकते हैं कि आर्काइव जो है उसमें वही सारे रिकॉर्ड्स, वही सारे दस्तावेज स्टोर किए जाते हैं जो स्टेट या जो गवर्नमेंट जो है वो चाहता है। तो बेसिकली आर्काइव in one way or the other can be considered to be the voice of the state, और सरकार के द्वारा ही जो डॉक्यूमेंट्स पारित होते हैं वही आर्काइव्स में जाते हैं। तो आर्काइव्स में जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं दे आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैव बीन वेरीफाइड एंड देन attested by the government and then let into the public domain in the archives। तो यदि बस आर्काइव के बेसिस पे आप इतिहास लिखेंगे तो वो एक बहुत ही ऑफिशियल टाइप का इतिहास होगा, बहुत ही ऑफिशियल अकाउंट होगा इतिहास का, जो हम लोग देखते हैं अपने आप में पूरे मायने में, सारे मायने में सही नहीं हो सकता है। तो पॉजिटिविस्ट जो थे वो हम लोग देखते हैं वो जिस प्रकार का इतिहास लिखते हैं दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट। और इस इंडिया उस समय एक कॉलोनी था, जो इंपीरियलिस्ट थे उनको ये पता था कि आर्काइव्स का क्या रोल हो सकता है, तो वो आर्काइव्स को यूज करते हैं पास्ट को रीडिफाइन करने के लिए भी, और साथ ही साथ फ्यूचर को भी डिफाइन करने के लिए भी, कि फ्यूचर में आर्काइव्स का क्या यूज हो सकता है। सेकेंड फेज में हम लोग देखते हैं कि जो एक के एम पनिकर एक इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि जो कॉलोनियल कल्चरल प्रोजेक्ट था
वो धीरे धीरे we can say कि the colonial cultural projects they transformed by tinkering and denigrating the existing epistemic structures of the Indian society। और हम लोग देखते हैं कि जो colonial intellectual structure है उसको कहीं ना कहीं हेजेमनाइज करने के लिए आईआरडी जो है वो काम करना शुरू करता है। जो कोलोनियलिज्म के स्ट्रक्चर्स थे, चाहे वो लीगल सिस्टम हो गया या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, इन सबको और मजबूत पोजीशन में ले जाने के लिए हम लोग देखते हैं कि आईआरडी जो है वो काम करता है। तो एनएआई का भी जो फाउंडिंग है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का भी जो फाउंडिंग है, दैट बेसिकली डिपिक्ट्स अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेशन। ठीक है, कि किस तरह से कोलोनियल नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगा आर्काइव्स के थ्रू, कौन से मटेरियल आर्काइव्स में रहेंगे, ये सारा कुछ जो है वो हम लोग देखते हैं एनएआई रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ ये एक हिस्ट्री ऑफ साइलेंस को भी प्रेजेंट करता है, जहां पे हम लोग देखते हैं कि जो इंडिजिनस स्ट्रक्चर्स थे, जो इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस थे, उनको क्वेश्चन कर दिया गया। तो आर्काइव्स यदि हम लोग देखें तो इट इज द वॉइस ऑफ द स्टेट एंड इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द साइलेंस ऑफ द इंडिजिनस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि जो लोकल लोग थे, जो इंडिजिनस लोग थे, उनका जो मत था, उनका जो ओपिनियन था, वो कभी भी आर्काइव्स में नहीं पहुंच पाता है। तो हम लोग देखते हैं कि आर्काइव्स जो है वो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स रखते हैं, बस उसमें बस टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स रखा जाता है, जो लिखित रिकॉर्ड है बस वही रहता है। तो जो लिखित नहीं है वो भी तो हिस्ट्री का पार्ट है, ओरल रिकॉर्ड्स भी हिस्ट्री का पार्ट है जो आर्काइव्स में नहीं। तो इस कारण से हम लोग देखते हैं कि आर्काइव्स जो है वो बस टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को ही रिकॉर्ड का स्टेटस देते हैं। ठीक है, और एक हिस्टोरियन है सना अजीज, वो बेसिकली बताती हैं कि किस तरह से आर्काइव्स में जो कॉलोनियलिस्ट थे वो गड़बड़ कर रहे थे। तो सना अजीज जो है, शी मेंशन्स अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ अ टेक्स्ट कॉल्ड हिदाया। हनाफी स्कूल का एक 12th सेंचुरी टेक्स्ट था हिदाया। हिदाया को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा था ताकि जो नेटिव मुस्लिम्स हैं वो पढ़ सके। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो ये ऑर्डर दिए थे। तो हम लोग देखते हैं कि हिदाया को जब ट्रांसलेट किया जा रहा था तो इंपीरियलिस्ट जो है वो वैसे बिलीफ्स को डिफाई करने का कोशिश कर रहे थे जो एक नेटिव्स का जो लाइफ है, जो इंडियन लोगों का लाइफ है, उसको कहीं ना कहीं एक फिक्सिटी मिल सके, उसको कहीं ना कहीं एक परमानेंस मिल सके। तो हम लोग देखते हैं कि काफी अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट करके आर्काइव्स में रखा जाता है और उसका पर्पस जो है वो अलग था। वो बेसिकली कोशिश था कि आप जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको इस तरह से यूज करें, हिस्ट्री के डेटा को, हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को इस तरह से यूज किया जाए ताकि ब्रिटिश गवर्नेंस जो है, ब्रिटिश हेजेमनी जो है, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, ब्रिटिश रूप जो है वो सुचारू रूप से इंडिया में चल सके। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कॉलोनियल रिकॉर्ड्स का यूज किया जाता है। ओके, और हम लोग देखते हैं कि एक हिस्टोरियन है, ठीक है, जिनका नाम है रामा मेंटेना। तो रामा मेंटेना जो है वो एक एग्जांपल देती हैं इसका कोलिन मैकेंजी का। कोलिन मैकेंजी वाज फेमस फॉर हिज मैकेंजी कलेक्शन जो नेशनल आर्काइव्स में लोकेटेड है, और एक वो एक्सटेंसिव कलेक्शन था इंस्क्रिप्शंस का, एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स का साउथ इंडिया से। और कोलिन मैकेंजी का डेथ 1821 में हो जाता है। और उसके बाद केवली वेंकट लक्ष्मैया या केवी लक्ष्मैया भी आप इनको कह सकते हैं, केवी लक्ष्मैया जो है वो ये सारे रिकॉर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एच विल्सन है, फिर विलियम टेलर है, ये सारे लोग आके इन रिकॉर्ड्स को, कोलिन मैकेंजी का जो कलेक्शन था उसको ट्रांसलेट करने का कोशिश करते हैं। तो अब ये साउथ इंडिया के रिकॉर्ड्स थे, तो केवी लक्ष्मैया जो है उनको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आता था, वो इसको ट्रांसलेट कर सकते थे। लेकिन लक्ष्मैया के बाद जब एच विल्सन और विलियम टेलर आते हैं, उनको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बहुत पता नहीं था। तो these two gentlemen, विल्सन एंड टेलर, एच विल्सन और विलियम टेलर, इनको पता ही नहीं था कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस कैसे हैं, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो these people they were incapable of ट्रांसलेटिंग दैट मटेरियल, और उसमें क्या सच है क्या झूठ है ये सारा कुछ उनको समझ में नहीं आता है। तो इस कारण से आर्काइव्स का भी एक अपना प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखें कि एक हिस्टोरियन है रूबी लाल, वो बेसिकली बताती हैं कि जो आर्काइव्स था उसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश लोग जो थे वो अपना हिस्ट्री क्रिएट करने का कोशिश कर रहे थे। वो इंडिया के बारे में जो ओरिएंटल बैकवर्डनेस था इंडिया, उसको, उस चीज को हाईलाइट करते हैं और एक तरह से इस तरह का नॉलेज बिल्ड करने का कोशिश कर रहे थे कि इंडियंस लोग जो हैं वो बैकवर्ड रहे हैं, और उनके ऊपर जो ब्रिटिश, जैसा हम आपको बताया, व्हाइट मैन्स बर्डन, उस चीज को जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग देखते हैं कि आर्काइव्स का अपना एक पर्पस था, अपना एक हम लोग कह सकते हैं कि मोटिव था जिसके तहत आर्काइव फंक्शन कर रहे थे। थर्ड फेज में यदि देखें तो 1857 के बाद
थर्ड फेज में आर्काइव्स का डेवलपमेंट होता है इंडिया में। और हम लोग देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स क्रिएट किए जाते हैं। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स ऑफ द अफेयर्स फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया, उसका रिकॉर्ड्स जो है वो आर्काइव्स में आता है। इंडिया ऑफिस का रिकॉर्ड्स था वो आता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि एक नया फेज जो है वो शुरू होता है। तो थर्ड फेज में हम लोग देखते हैं कि ओरिएंटल ऑफिस, इंडिया ऑफिस कलेक्शन, ब्रिटिश लाइब्रेरी, इन सब के बीच का जो रिकॉर्ड्स था इन सबको कलेक्ट करके एक नया फेज शुरू किया जाता है। और थर्ड फेज के बाद हम लोग यदि देखें तो फोर्थ फेज में हम लोग कह सकते हैं कि आर्काइव्स जो है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। फोर्थ फेज में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो जाता है, भारत जब आजाद हो जाता है, तो उसके बाद सेंट्रल लिस्ट में डाल दिया जाता है आर्काइव्स को। ओके, सेंट्रल लिस्ट मतलब बस उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही नियम कानून बना सकता है, उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत होंगे। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो आर्काइव्स के ऊपर स्थापित हो जाता है। और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वाले फेज में हम लोग देखते हैं कि स्टेट आर्काइव्स को नेशनल आर्काइव से लिंक करने का कोशिश किया जाता है। कि अभी तक एक नेशनल आर्काइव था जहां पे सारा रिकॉर्ड था, अब क्या है कि जो स्टेट के जो आर्काइव्स है उसका भी आर्काइवल डेटा को स्टडी किया जाता है। जो लोगों का प्राइवेट कलेक्शन है उसको स्टडी किया जाता है। प्रिंसली स्टेट्स का जो दस्तावेज है उनको स्टडी किया जाता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रीजनल आर्काइवल ऑफिसेज जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। भोपाल में होता है 1956 में, जयपुर में 1977 में, पौंडीचेरी में 1979 में, भुवनेश्वर में 1996 में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अपने हेरिटेज के बारे में, अपने विरासत के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्काइव जो है उसको नेशनल आर्काइव से लिंक करने का कोशिश किया जाता है। और इस तरह से भारत में हम लोग कह सकते हैं कि आर्काइव्स का डेवलपमेंट होता है। अब एक और चीज, डेफिनेशन क्या है आर्काइव्स का, तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। किस तरह से आर्काइवल फेजेस का डेवलपमेंट होता है इंडिया में, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से आर्काइव्स डेवलप होते हैं। अब यदि बात करें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्काइव्स, कि कितने प्रकार के आर्काइव्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि एक आर्काइव जो है वो है गवर्नमेंट आर्काइव्स, ठीक है। गवर्नमेंट आर्काइव्स में हम लोग देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, इन सारे का रिकॉर्ड्स, डेटा जो है वो सेव किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिसेस का जो रिकॉर्ड्स है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो या नेशनल गवर्नमेंट हो, उनका सारा दस्तावेज गवर्नमेंट आर्काइव्स में सेव किया जाता है, वहां पे रखा जाता है। और गवर्नमेंट आर्काइव जो है वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल भी है। पब्लिक के लोग वहां जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। गवर्नमेंट आर्काइव्स के बाद एक है कॉर्पोरेट आर्काइव्स। कॉर्पोरेट आर्काइव्स क्या है, तो बेसिकली जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेशन हैं, वो अपना हिस्ट्री, वो अपना पॉलिसीज जो है उसको डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये उनका जो हिस्ट्री है, उनका जो पॉलिसीज है, उनका जो डिसीजंस है, वो सारा कुछ भी डॉक्यूमेंट करके रखा गया है कॉर्पोरेट आर्काइव्स में। लेकिन कॉर्पोरेट आर्काइव्स के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि उसको आम जनता एक्सेस नहीं कर सकता है। कॉर्पोरेट आर्काइव्स को वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। तो एक ये दूसरा टाइप ऑफ आर्काइव है। एक तीसरा टाइप ऑफ आर्काइव यदि कहें तो वो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का आर्काइव्स। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो काफी पुराने हैं। यदि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात करें, तो दीज यूनिवर्सिटीज हैव अ हिस्ट्री ऑफ सेंचुरीज। शतकों से हम लोग कह सकते हैं, बहुत सारे शताब्दियों से ये यूनिवर्सिटीज जो है वो एग्जिस्टेंस में है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका अपना एक इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री होता है, उनका अपना एक कलेक्शन होता है। वो अपने एरिया के बारे में, उस लोकेलिटी के बारे में बहुत सारे रिकॉर्ड्स को, बहुत सारे कलेक्शंस को सेव करके रखते हैं। और यूनिवर्सिटी का जो आर्काइव्स है वो बेसिकली यदि देखें तो पब्लिक यूजर्स को भी ओपन रहता है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को ओपन रहता है। हम लोग देखते हैं जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं लोग, प्रोफेसर्स, टीचर्स, उनको भी इस चीज का एक्सेस रहता है। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का भी अपना एक आर्काइव होता है, ओके। इसके बाद यदि देखें तो हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल सोसाइटीज जो है, बेसिकली ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे या किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कोई एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड का डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्टोरिकल सोसाइटीज हैं, जो इतिहास से रिलेटेड सोसाइटीज हैं, उनके पास भी काफी सारा ऐतिहासिक दस्तावेज रहता है, उनके पास भी काफी सारा हिस्टोरिकल मटेरियल सेव रहता है। तो उनका भी एक आर्काइवल कनेक्शन होता है। और मोस्टली यदि देखें तो ये जो हिस्टोरिकल सोसाइटीज हैं उनका जो दस्तावेज है, उनका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, दैट इज आल्सो एक्सेसिबल टू द पब्लिक। इसके बाद वी हैव म्यूजियम्स। म्यूजियम्स हम लोग देखते हैं जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ऐसे सामान जो पाए गए हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिला है, उसको प्रिजर्व करके रखता है म्यूजियम्स। तो म्यूजियम्स जो है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को कम रखता है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को कम रखता है, आर्टिफैक्ट्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को प्रिजर्व करके रखता है।
साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि म्यूजियम्स जो है वो भी जनरली पब्लिक को एक्सेस रहता है, सारे लोग जाके उसको देख सकते हैं, लेकिन म्यूजियम में कुछ ऐसा सेक्शंस होता है जो डिस्प्ले पे नहीं लगाया गया है, वो सारे लोगों को नहीं दिखाया गया है, वो सारे लोगों के पास उसका एक्सेस नहीं रहता है। तो म्यूजियम भी एक काइंड ऑफ आर्काइव है, हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद रिलीजियस आर्काइव्स होते हैं, कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काफी पुराने हैं, उनका अपना दस्तावेज है कि उनका फंक्शनिंग कैसा है, उनका पॉलिसीज कैसा है। तो रिलीजियस आर्काइव्स भी हम लोग देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। रिलीजियस आर्काइव्स की यदि बात करें तो वो हो सकता है कि पब्लिक के लिए ओपन हो सकता है नहीं हो, तो डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी ऑफ दैट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हम लोग देखते हैं ये डिपेंड करता है कि वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका क्या स्टैंड है, उसके पास मतलब उसका जो आर्काइव है वो लोगों के लिए ओपन है या नहीं है। ओके, फिर इसके बाद एक ट्राइबल लाइब्रेरीज होता है, ट्राइबल आर्काइव्स होता है, ट्राइबल म्यूजियम्स होता है। तो बहुत सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज अपना उनसे रिलेटेड जो मटेरियल था उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, अपना लोकल कल्चरल ट्रेडिशंस जो था उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, और इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि ट्राइबल आर्काइव्स का डेवलपमेंट होता है। ट्राइबल आर्काइव्स यदि देखें तो पब्लिक रिसर्चर्स के लिए ओपन है, कुछ मटेरियल हो सकता है वो बस ट्राइबल मेंबर्स के लिए ही एक्सेसिबल हो, ट्राइबल एल्डर्स जो हैं, उनके कबीले के बूढ़े बुजुर्ग बड़े लोग हैं उनके लिए बस एक्सेस हो, या कुछ स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड ग्रुप्स हो सकते हैं जिसके लिए ये ट्राइबल आर्काइव का मटेरियल एक्सेसिबल हो। तो डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कल्चरल प्रोटोकॉल्स हम लोग कह सकते हैं ट्राइबल आर्काइव्स का एक्सेस जो है वो डिपेंड करता है। ओके, ट्राइबल आर्काइव्स की ही तरह एक होता है कम्युनिटी आर्काइव। कम्युनिटी आर्काइव क्या है? बेसिकली हम लोग देखते हैं कि बहुत बार कोई कम्युनिटी है जो आर्काइवल मटेरियल को कलेक्ट करता है, उसको प्रिजर्व करता है, और छोटे छोटे ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उस आर्काइवल लोकल आर्काइवल मटेरियल को कलेक्ट करके रखते हैं। और ये जो कम्युनिटी आर्काइव है वो बेसिकली रीजनल हिस्ट्री पे फोकस करता है, लोकल कम्युनिटी के ऊपर फोकस करता है। वहाँ का जो रेशियल ग्रुप है हो सकता है उसके ऊपर फोकस करे, वहाँ का जो रिलीजियस ग्रुप है या कास्ट ग्रुप है या जो एथनिक ग्रुप है उसके ऊपर फोकस करे। यदि कहीं पे इमिग्रेंट्स अधिक हैं, मतलब दूसरे देश से आके लोग किसी एरिया में बहुत अधिक बस गए हैं, तो वो इमिग्रेंट्स जो है वो अपना कम्युनिटी का आर्काइव्स बना लेते हैं। तो जनरली ये जो कम्युनिटी आर्काइव्स है दे आर ऑफन क्रिएटेड बाय पीपल जो बहुत ही हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज ग्रुप से आते हैं, जो हाशिए पे लोग हैं, उनके बीच से ये कम्युनिटी आर्काइव जो है वो डेवलप करता है। उनको उनके अंदर ये फीलिंग रहता है कि उनका जो हिस्ट्री है, उनका जो इतिहास है वो कभी भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट है वो उनके इतिहास को सही मायने में कभी भी दर्शा नहीं पाई है, कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाई है। और जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी उन कम्युनिटीज के बारे में बहुत कुछ रिसर्च नहीं किया गया। तो इस कारण से हम लोग देखते हैं कि सर्टेन कम्युनिटी आर्काइव जो है वो डेवलप करते हैं। साथ ही साथ फाइनल यदि टाइप ऑफ आर्काइव्स कहें तो हम लोग देखते हैं एक डिजिटल आर्काइव होता है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि सारे चीज डिजिटाइज किए जा रहे हैं। तो बेसिकली डिजिटल आर्काइव क्या होता है कि इंटरनेट पे आपको बहुत सारा पुराना रिकॉर्ड्स जो है वो मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या करते हैं, पुराने दस्तावेजों को लेते हैं और उसको स्कैन करके इंटरनेट पे डाल देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, चाहे वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हो या किसी इंस्टीट्यूशन का रिकॉर्ड हो, किसी कंपनी का रिकॉर्ड हो, या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी हिस्टोरिकल सोसाइटी का रिकॉर्ड हो सकता है, ओके, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हो सकता है, ये सारा कुछ को डिजिटाइज करके हम लोग देखते हैं उसका फिजिकल कलेक्शन जो होता है, जो कागज है, उसको स्कैन करके इंटरनेट पे डाल दिया जाता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट पे जो ये डिजिटल मटेरियल आ गया, जो रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आ गए, वो बेसिकली एक डिजिटल आर्काइव कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे डिजिटल आर्काइव्स हैं। archive.org आप यदि देखें तो archive.org इज अ डिजिटल आर्काइव। इसी तरह से साउथ एशिया आर्काइव्स है, एशियाटिक सोसाइटी जो है उसका अपना डिजिटल आर्काइव है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपना डिजिटल कलेक्शन बना रहे हैं। कुछ डिजिटल आर्काइव जो है दे आर फाउंडेड एंड डायरेक्टेड सोली एज इंटरनेट रिपोजिटरीज, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सारा का सारा मटेरियल कलेक्ट करो और इंटरनेट पे डाल दो और ऑनलाइन वो आम जनता के लिए अवेलेबल है। कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या करते हैं, इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन तो डाल देते हैं, लेकिन यदि उसको आपको एक्सेस करना है तो कुछ पेमेंट करना होगा। तो इस तरह से कुछ प्रीमियम भी लगा दिया जाता है उस पर कि आप यदि उन रिकॉर्ड्स को, उन दस्तावेजों को देखना चाहते हैं तो आपको कुछ सर्टेन पेमेंट करके आप वो रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक डिजिटल आर्काइव जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्काइव्स। हम लोग डिस्कस किए हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आर्काइव की आर्काइव क्या होता है, इसका ओरिजिन कैसे है, इंडिया में आर्काइव का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, डिफरेंट स्टेजेस में कैसे इंडिया में आर्काइव्स डेवलप किया है, और किस टाइप के आर्काइव्स पाए जाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्काइव्स आर देयर। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस। सो जैसा कि मैंने कहा था कि क्लास का लास्ट 10-15 मिनट्स जो है
वो क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप प्लीज पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। एक चीज और जो बताना चाहेंगे इससे पहले कि आप लोग सवाल पूछें, एक चीज और जो बताना चाहेंगे, इस यूनिट के लिए एक आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। ओके, इस आर्टिकल का नाम है म्यूजियम इज नेशनल। इस आर्टिकल का नाम है म्यूजियम इज नेशनल, द नेशन एज नरेटेड बाय द नेशनल म्यूजियम दिल्ली। ओके, ये चैट बॉक्स में भी आई एम राइटिंग दिस आर्टिकल का नाम। आर्टिकल जो है वो कविता सिंह ने लिखा है। अनफॉर्चुनेटली ये आर्टिकल बस इंग्लिश में है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज आर्टिकल म्यूजियम इज नेशनल, द नेशन एज नरेटेड बाय द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली बाय कविता सिंह। ये आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं इस यूनिट के लिए, ये बहुत अच्छा आर्टिकल रहेगा। तो इसमें भी बेसिकली यही बताया गया है कि कैसे स्टेट जो है, कैसे गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर रहा है कि आर्काइव्स में क्या है, हाउ द आर्काइव, हाउ इट इज सर्विंग एज अ वॉइस ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आर्काइव में रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो यही सारा कुछ जो है वो इस चीज में, इस आर्टिकल में चर्चा किया गया है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, सो नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। आप लोग यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। एज आई हैड मेंशन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास कि क्लास का पहला 40 मिनट लेक्चर के लिए रहेगा और लास्ट 15-20 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। कोई भी सवाल आप लोग यदि पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। कोई भी सवाल आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। If you have any questions, please go ahead. कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आप लोग को बताना चाहेंगे कि इस यूनिट से किस तरह के सवाल आ सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। What kind of questions can come from this unit? ओके, तो आर्काइव्स से ये सवाल आ सकता है कि कैसे आर्काइव्स जो हैं वो किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन को फैसिलिटेट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में कैसे मदद करते हैं। ठीक है, या फिर आर्काइव्स के बारे में पूछा जा सकता है कि हेरिटेज कंजर्वेशन में उनका क्या रोल है। इस टाइप का सवाल जो है वो आर्काइव से पूछा जा सकता है। सॉरी, देयर वाज सम टेक्निकल इशू। एसओएल नोटिस पे, एसओएल वेबसाइट पे नोटिस आ चुका है कि किस तरह से स्टडी मटेरियल लेना है। स्टडी मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन का नोटिस है, तो आप उस हिसाब से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। वहां आपको हिंदी मीडियम में भी मटेरियल मिल जाएगा। एक सवाल है, व्हाट इज अ म्यूजियम? ये बड़ा अच्छा सवाल है। व्हाट इज द सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्काइव एंड अ म्यूजियम? ये बड़ा अच्छा सवाल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आर्काइव एंड अ म्यूजियम? तो एन आर्काइव एंड अ म्यूजियम, तो आर्काइव में यदि हम लोग देखें तो मेनली टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स रहते हैं। म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स भी रहता है। साथ ही साथ आर्काइव में मेनली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेक्स्ट हैं, जो वैसे टेक्स्ट जो स्टेट द्वारा रखे गए हैं वही आर्काइव्स में रहते हैं। म्यूजियम्स में लोकल आर्टिफैक्ट्स भी हो सकता है किसी आदमी का, मान लीजिए हड़प्पन टाइम्स का यदि देखें, हो सकता है हड़प्पन टाइम्स का किसी लेडी का बैंगल, चूड़ी, वो रखा हुआ है म्यूजियम में। लेकिन आर्काइव्स के साथ ऐसा नहीं है। आर्काइव्स में वही सारे चीज स्टोर किए जाते हैं दैट हैज बीन डेजिग्नेटेड टू बी स्टोर्ड बाय द स्टेट। और एक सवाल है कि हिंदी मीडियम में नहीं है, तो हिंदी मीडियम के लिए जो आपके हिंदी मीडियम के टीचर हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि हिंदी मीडियम का मटेरियल कहाँ से मिलेगा। और एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट एसओएल ऑफिस। एसओएल ऑफिस में शायद कुछ इन्फॉर्मेशन हो अबाउट योर स्टडी मटेरियल इन हिंदी मीडियम। ओके, और कोई सवाल हो? और कोई सवाल हो आप लोग तो पूछ सकते हैं।
If you have any questions, please go ahead and ask your questions. कोई भी सवाल हो, please go ahead and ask your questions. कोई भी सवाल हो तो प्लीज। अच्छा, एक सवाल है, व्हाट इज द थर्ड फेज ऑफ आर्काइव्स? तो थर्ड फेज ऑफ आर्काइवल डेवलपमेंट यदि हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं वो 1857 के बाद से शुरू होता है। 1857 के बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश लाइब्रेरी, बोर्ड ऑफ कमिश्नर फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया, और इन सब का जो रिकॉर्ड्स है जिनको जब आर्काइव्स में स्टोर किया जाता है, तो दैट वाज द थर्ड फेज ऑफ आर्काइवल डेवलपमेंट। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स बीए प्रोग्राम एसवीसी पेपर, तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएगा। आंसर राइटिंग के बारे में एक सवाल है, ये अच्छा सवाल है। आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, जो भी सवाल पूछा जाए उसका एक प्रस्तावना, आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, जो भी सवाल पूछा, ये अच्छा सवाल है। तो आंसर राइटिंग के बारे में हम शायद आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को लिखना है, पहले सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, जो भी सवाल पूछा जाए उसका एक प्रस्तावना लिखना है, एक इंट्रोडक्शन लिखना है, उसका यू हैव टू राइट द मेन बॉडी एंड फाइनली यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। इस 3 स्टेजेस में आपको आंसर लिखने हैं। ओके, सबसे पहले मेन बॉडी, और उसके बाद आपको लिखना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, और अल्टीमेटली यू हैव टू राइट अबाउट द कंक्लूजन। ये 3 स्टेजेस हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इस तरह से आप लिखिएगा आंसर। कोई और सवाल हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। म्यूजियम इंटरनेशनल जो आर्टिकल है, आई कैन शेयर दैट आर्टिकल विथ यू, सो जस्ट होल्ड ऑन, एक सेकंड का बस समय दीजिए। आई विल ट्राई टू शेयर दैट आर्टिकल विथ यू। बस 1 मिनट का समय दीजिए। इन द मीनवाइल कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। थोड़ी देर में आपको रीडिंग मटेरियल दे रहे हैं।